Namaskar. I, Vinay Sharma, lecturer English, Government Varisht Upadhyay Sanskrit School, welcome you all to an initiative of Sanskrit Education Department. Today, we'll be studying a poem by Milton from book Kaleidoscope of class 12th English Literature. The name of the poem is On Time. In today's presentation, in today's video, we'll be covering up some points. हम कुछ points cover करेंगे जिनमें हम मुख्य रूप से इस कविता के कवि जॉन मिल्टन के बारे में जानेंगे। उसके बाद पोएम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक समरी आपको दी जाएगी और उसके बाद पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन और फिगर्स ऑफ स्पीच जो अलंकार इस कविता में उपयोग में लाए गए हैं कवि के द्वारा, उन पर भी एक दृष्टि डाली जाएगी। पर जो ये वाला वीडियो है हमारा, इसमें हम कविता की सिर्फ 8 पंक्तियों को ही देखेंगे। अगले 2 और वीडियोस हैं जिनमें बाकी के पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम कवि जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। John Milton 1608 to 1674. John Milton was born on 9th December 1608 in Cheapside, London. John Milton का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन के एक शहर चीपसाइड में हुआ था। His father's name was John Milton too, और उनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन ही था। अक्सर ऐसा क्रिश्चियंस में होता है, पिता पुत्र का एक ही नाम होता है। जैसे पहले राजा हुआ करते थे, उनमें भी रिचर्ड 1, रिचर्ड 2, रिचर्ड 4 ऐसे तक चलते थे। तो इनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था। He was a scrivener. Now who is a scrivener? Scrivener is a person who writes legal documents. यानी जो कानूनी दस्तावेज लिखते हैं, वो काम उनके पिता किया करते थे। इनकी माता का नाम सारा जेफरी था और जॉन मिल्टन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, पुत्र की, जो कि कवि हैं हमारे इस कविता के, उन्होंने ही अटेंडेड सेंट पॉल स्कूल अराउंड 1620, 1620 के आसपास उन्होंने चीपसाइड लंदन में स्थित सेंट पॉल स्कूल्स अटेंड किया। वहाँ के वो छात्र थे और ही वॉज एजुकेटेड इन ग्रीक, लैटिन एंड इटालियन, और उन्होंने बचपन में ही 3 भाषाएं सीख ली थी। पहली भाषा थी ग्रीक, दूसरी थी लैटिन और तीसरी थी इटालियन। इंग्लिश तो खैर उनकी भाषा थी ही, इसके अलावा 3 अन्य भाषाओं का ज्ञान भी उन्होंने बचपन में ही ले लिया था। He also learned the basics of sonnet writing. एक 14 लाइन की कविता होती है, छोटी कविता, आप सब जानते होंगे, लिटरेचर के बच्चे हैं आप। तो सोनेट एक 14 लाइन पोएम होती है जिसका एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न होता है। 2 प्रकार की होती है ये, एलिजाबेथन सोनेट या इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, और दूसरी होती है इटालियन सोनेट या हम उसको पेट्रार्चियन सोनेट भी कहते हैं। तो उन्होंने बचपन में ही सोनेट राइटिंग सीख ली थी और मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने 2 कॉम्पोजिशंस, 2 कविताएं भी अपनी लिख डाली थी। आगे चलते हैं। In 1625 he went to attend Christ's College, Cambridge. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, और वहाँ पर क्राइस्ट कॉलेज है उस यूनिवर्सिटी में। तो उस कॉलेज को उन्होंने अटेंड किया 1625 में। In 1640 he became a schoolmaster and continued to write tracts attacking the leadership of Church of England, the educational system and divorce. अब देखिए, 1640 में उन्होंने एक स्कूल मास्टर का जॉब ले लिया और जो ट्रैक्ट्स वो लिखते थे, जो पेपर्स वो लिखा करते थे, विरोध में, किन किन के विरोध में? लीडरशिप ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चर्च का जो लीडर्स होते थे उनके विरोध में लिखते थे। एजुकेशनल सिस्टम की कमियां, शिक्षा प्रणाली की कमियों पर लिखते थे और साथ ही साथ डाइवोर्स को भी वो गलत मानते थे, तो उसको लेकर भी वो
ऐसा लिखा करते थे, क्योंकि उनके खुद की लाइफ में भी उन्होंने ये चीज़ देखी थी, उनका डाइवोर्स हो चुका था, वो जानते थे उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स थे जिनके अगेंस्ट वो लिखा करते थे। अब देखिए आगे, ही बिकेम अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पीपल्स राइट, और इस तरह से जब वो लोगों के हितों के बारे में लिखने लगे तो धीरे धीरे उनके वक्ता ही बन गए। मतलब लोगों की कोई भी पीड़ा होती थी वो उन्हें अपनी लेखनी के द्वारा समाज के सामने प्रस्तुत करते थे। After being a school teacher, he was appointed the Secretary for Foreign Tongues in 1649, और 1649 में फिर वो फॉरेन टंग्स, फॉरेन मतलब विदेशी टंग यानी भाषाएं, तो जो विदेशी भाषाओं का विभाग था उसके वो सचिव बना दिए गए, सेक्रेटरी बना दिए गए। और उसके बाद उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल जो एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं इंग्लैंड के, उनके अंडर भी इस ऑफिस को संभाला। In 1654, मिल्टन turned completely blind due to glaucoma। एक आंखों की बीमारी होती है ग्लूकोमा, जिसमें धीरे धीरे दृष्टि चली जाती है। तो मिल्टन 1654 में 1654 में पूरी तरह से अंधे हो गए। अंधे होने का कारण था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था काम का, रात रात भर जाग के काम किया करते थे, कम रोशनी में काम करते थे। तो 1654 में वो पूरी तरीके से अंधे हो गए। कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनका नाम मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जैसे आर्केड्स है, लिसिडस है, कैमुस एरोपैगिटिया, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है, जिसमें मिल्टन ने अनलाइसेंस प्रिंटिंग की को आज़ादी मिलने को लेकर एक स्पीच दी है। और आज भी इस पत्र का उल्लेख किया जाता है जब प्रिंटिंग की आज़ादी की लिबर्टी की बात की जाती है। उसके बाद उनकी एक पोएम का कलेक्शन है जिसका नाम है 1645 पोएम्स। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही उनका प्रसिद्ध काम है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड। ये दोनों काम उन्होंने आंखों की दृष्टि चले जाने के बाद ही ये उन्होंने कार्य किया था। और इसके अलावा उन्होंने सैमसन एग्नोस्टिस नाम की भी एक पुस्तक लिखी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। 8 नवंबर 1674 को 1674 को उनकी मृत्यु हो गई और उनको लंदन के क्रिपल गेट चर्च में दफना दिया गया। तो ये तो था मिल्टन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो लेखक हैं हमारे, कवि हैं इस कविता के। अब कविता के बारे में थोड़ा बहुत हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक समरी कविता की समझ लेते हैं ताकि कविता समझने में हमें आसानी हो जाए। देखिए, अब ये जो कविता है ऑन टाइम, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है एंड इट इज अ 22 line poem written in a single stanza, यानी कि एक ही स्टैंजा में इस कविता को लिखा गया है और ये 22 लाइन की कविता है। The poet describes here that one element of human existence, time, must be extinguished forever to achieve a truly utopian world। तो पोएट यहाँ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में से एक एलिमेंट, एक तत्व को हटा दिया जाए, और वो तत्व क्या है, टाइम यानी कि समय, अगर उसको हम हटा दें, समय को अगर मनुष्य के जीवन से हटा दिया जाए तो हम एक यूटोपियन वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। यूटोपियन वर्ल्ड मीन्स अ परफेक्ट वर्ल्ड, एक आदर्श समाज, एक आदर्श संसार जहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, वहां हम पहुंच जाएंगे। मिल्टन बिगिंस द पोएम बाय एड्रेसिंग टाइम। पहली ही पंक्ति में मिल्टन टाइम को एड्रेस करते हैं, उसे संबोधित करते हैं, यानी कि वो टाइम को क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मतलब मानवीयकरण कर रहे हैं समय का। समय हम मनुष्य जैसा नहीं है, पर मिल्टन उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, उसके साथ व्यवहार कैसे कर रहे हैं जैसे कि वो मनुष्य हो। ही पर्सोनिफाइज टाइम एज समवन हु इज ट्रबलिंग ह्यूमैनिटी द मोस्ट। और वो कैसा व्यक्ति है समय, जो कि हमारे मानवता को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, उसने नाक में दम किया हुआ है हम सबका, मनुष्यों का। He moves incessantly, incessantly means continuously without stopping। तो वो लगातार चलता रहता है और क्या करता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करता है, डिके करता है, एज लेकर आता है। ओवर एवरी एंटिटी दैट कम्स इन इट्स पाथ, तो उसके रास्ते में जो भी शारीरिक चीज आती है, कोई भी फिजिकल वस्तु आती है,
फिजिकल थिंग आती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, डिके करता है, उसको धीरे धीरे गला देता है, खत्म कर देता है। और एजिंग तो होती है, मतलब एजिंग के साथ एज बढ़ती जाती है, जैसे हम बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु, तो ये है हमारा एजिंग प्रोसेस। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? मात्र समय। द पोएट स्टेट्स दैट टाइम विल कंज्यूम एवरीथिंग। कवि इस कविता में ये भी कहता है कि समय धीरे धीरे सब कुछ खा जाने वाला है। और वो क्या खाएगा? ऑल द नेगेटिविटी, सब नकारात्मकता। ड्रॉस, ड्रॉस मीन्स समथिंग दैट इज वेस्टफुल। ऑल दैट इज फॉल्स एंड वेन, इस संसार में जो भी कुछ व्यर्थ की वस्तुएं हैं, जो भी कुछ झूठ हमें नजर आता है, वो सब समय खा जाएगा। एंड फाइनली विल कंज्यूम इटसेल्फ टू, और इसलिए एक एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो स्वयं को भी खा जाएगा। The world would now become free from the rule of tyrant time, और इसलिए संसार जो है इस तानाशाह, टायरेंट यानी तानाशाह समय के राज्य से, उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। All the vain desires, wants, pessimism will disappear. तो इस तरह संसार की सारी नकारात्मकता जो है वो एकदम गायब हो जाएगी। अंत में लेखक कहता है, द लाइफ ऑफ ह्यूमंस नाउ वुड बी अंडर द बेनिवोलेंस ऑफ गॉड। और इस तरह क्या होगा कि मनुष्यों का जो जीवन है भगवान की कृपा, बेनिवोलेंस यानी उनकी जो कृपा दृष्टि है उसके अंदर आ जाएगा। मनुष्य सुख और शांति से रहेंगे। एंड देन वील कॉन्कर डेथ, टाइम एंड चांस। तो मृत्यु, समय और जो चांस है उसको हम कॉन्कर कर लेंगे, उस पर विजय हासिल कर लेंगे। एंड हेंस वुड लीड अ परफेक्ट लाइफ, और इसलिए इस तरह से हमें एक आदर्श जीवन जी सकेंगे। अब देखते हैं आगे। अब हम आज इन पहली 8 पंक्तियों का एनालिसिस हमको करना है। पहले एक बार हम इनको रीड कर लेते हैं, रिसाइट कर लेते हैं, और उसके बाद एक एक लाइन, एक एक वर्ड को हम समझने का प्रयास करेंगे। Fly envious time till thou run out thy race. Call on the lazy laden stepping hours, whose speed is but the heavy plummet's pace. And glut thyself with what thy womb devours, which is no more than what is false and vain, and merrily a mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain. इन पंक्तियों में जो कवि है वो शुरुआत किससे करता है? समय को एड्रेस करके। वो कहता है फ्लाई एनवियस टाइम। तो हम कह सकते हैं मिल्टन बिगिंस द पोएम बाय एड्रेसिंग टाइम, द इनएविटेबल फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। लेखक यहाँ पर टाइम को संबोधित करके कहता है कि हे समय, उसको क्या कॉल करता है? एनवियस। एनवियस का मतलब जो दूसरों से जलन रखता हो, ठीक है। तो वो उससे कहता है कि यू फ्लाई अवे, उड़ जाओ, तुम जल्दी ही तुम चले जाओ यहाँ से। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, ये दो शब्द हैं, दाउ एंड दाई। दाउ का मतलब है यू एंड दाई का मतलब है योर। वो कहता है कि तुम्हारी जो ये दौड़ है इस संसार में, तुम भाग रहे हो, तेज गति से चल रहे हो, इसको जल्दी ही समाप्त कर लो। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स। लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स का मतलब क्या है? लेजी का मतलब आप सभी समझते हैं, आलस से भरा हुआ। लेड एक मटेरियल है जो कि एक मेटल होता है जो कि बहुत ही भारी होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हारे जो स्टेपिंग आवर्स है, चलने की जो गति है, वो बहुत ही धीमी है, जैसे कि तुम्हारे पैरों पर लेड को बांध दिया गया हो। तो इस लेजीनेस को खत्म करो, कॉल ऑन इट, उसको बोलो कि वो जल्दी जल्दी अपनी रेस को पूरी करे। समय से कहता है कि तुम्हारे जो कदम इतने धीरे धीरे उठ रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे पैरों में लेड मटेरियल, मेटल बंधा हुआ हो, उसको खत्म करो और अपनी स्पीड को बढ़ाओ। Whose speed is but the heavy plummet space. Now what is a plummet? Plummet आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े घड़ी के घंटे होते हैं उनमें नीचे जो घंटा लगा होता है वो बहुत ही एकदम भारी मेटल का होता है, गोल होता है, वो प्लूमेट होता है। और पहले के समय में इस प्लूमेट का उपयोग क्या किसके लिए किया करते थे? पानी की गहराई को नापने के लिए। लेड का बना हुआ एक मोटा गोला हुआ करता था ये, और इसको रस्सी से बांधकर, लाइन से बांधकर पानी में डाल दिया जाता था, जिससे पानी की गहराई नाप लेते थे। तो वो कहता है कि जो तुम्हारी स्पीड है
जो स्पीड है हम मनुष्यों की, ह्यूमैनिटी की मूव करने की, बिकॉज ऑफ द टाइम इट इज सो स्लो एज द स्पीड ऑफ अ प्लूमेट। पेस का मतलब है स्पीड, गति। तो वो कहता है कि हम मनुष्यों की गति को और तुम्हारी स्वयं की गति को तेज करो, इतना धीमे मत चलो जैसे कि प्लूमेट मूव करता है, क्योंकि वो हैवी होता है तो तेज गति से तो चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, तो वो धीरे धीरे हिलता है। तो जो प्लूमेट की जैसी हैवी पेस है, तुम्हारी स्लो पेस है, उसको जल्दी जल्दी तेज करो ताकि तुम्हारा जो समय है इस संसार में फटाफट खत्म हो जाए। Glut thyself with what thy womb devours. Now what is womb? Womb का मतलब है गर्भ, ठीक है। एंड हु इज अ ग्लट? ग्लट वो व्यक्ति होता है जिसको भोजन का शौक होता है, भोजन का शौकीन होता है, हु ईट्स एक्सेसिवली, अत्यधिक भोजन करता है। तो वो कहता है दाई सेल्फ योर सेल्फ, वो कहता है कि तुम अपने आप को, अपने अंदर जितना तुम खा सकते हो, डिवार का मतलब ईटिंग ग्रीडीली, लालची की तरह, बेसब्रों की तरह भोजन खा लेना, गटक लेना, ठीक है। तो वो कहता है जितना तुम खा सकते हो उतना जल्दी जल्दी तुम खाते चले जाओ, अपने पेट में डालते चले जाओ। पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहाँ पे स्टमक नहीं बोलता, वो बोलता है वूम। वूम यानी कि गर्भ। तो गर्भ में से ही तो नया जीवन उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही जब समय सारी बुरी चीजों को खा जाएगा तो एक नए संसार का जन्म होगा। तो कवि ने इस शब्द को बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर उपयोग में लिया है। अब आगे देखते हैं, विच इज नो मोर देन वॉट इज फॉल्स एंड वेन। अब वूम व्हाट विल टाइम ईट, समय क्या खाएगा? वो वही चीजें खाएगा विच इज नो मोर देन वॉट इज फॉल्स एंड वेन, वही चीजें खाएगा जो कि सिर्फ फॉल्स है, झूठी है, एंड वेन यानी कि यूजलेस है, अनुपयोगी है। तो समय कुछ उपयोगी वस्तु नहीं खा रहा है, इमोर्टल चीज नहीं खा रहा है, अमर चीज नहीं खा रहा है, वो वही चीजें खा रहा है जो कि मॉर्टल है, नश्वर है। इसीलिए वो उन चीजों को क्या कहता है, फॉल्स एंड वेन। वो कहता है कि तुम जल्दी जल्दी वो सब कुछ खा जाओ इस संसार में जो कि सब अनुपयोगी है, जो कि सब बेकार है। एंड मेरिली मॉर्टल ड्रॉस, मॉर्टल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, नश्वर जिसका अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ड्रॉस का मतलब है वेस्ट। तो मेरिली, मात्र, इस संसार में मात्र जो नश्वर ड्रॉस है, वेस्टेज है, उसी को तुम खा लो। और अगर तुम ऐसा खा भी लेते हो, सो लिटिल इज आर लॉस, हमारा जो लॉस होगा, नुकसान होगा, वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि तुमने कुछ उपयोगी चीज तो खाई नहीं है, तो हमारा नुकसान भी कम होगा। सो लिटिल इज द गेन, और इसलिए तुम्हारा जो गेन है, जो फायदा है, वो भी बहुत ही कम होने वाला है। तो ये जो पहले की 8 लाइंस हैं, इसमें कवि हमें समय के द्वारा की गए नुकसान का बता रहा है, पर वो नुकसान भी इतना ज्यादा नहीं है जिससे हम मनुष्यों का कोई बहुत बड़ा लॉस हो रहा हो, क्योंकि वो जो खाता है वो मात्र ड्रॉस है, यानी कि वेस्टेज है। इसीलिए ना तो समय का ज्यादा गेन होता है और ना ही हमारा ज्यादा लॉस होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे आने वाले 2 वीडियोस में इस कविता को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद।